नमस्कार दोस्तों। ग्रामोदय महाविद्यालय की जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कौटिल्य की जो न्याय सिद्धांत और जो कर सिद्धांत और जो दंड व्यवस्था है, यानी तीन चीजों को लेकर आज हमारा अध्ययन रहेगा। पहले न्याय व्यवस्था के बारे में, फिर दंड व्यवस्था के बारे में, फिर कर सिद्धांत, यानी तीन सिद्धांतों को लेकर आज हमारा अध्ययन जो है केंद्रित रहेगा। इससे पूर्व के जो है हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने बात करी थी कौटिल्य के जो राज्य के संबंध में राजनीतिक विचार थे उनके बारे में, और आज अपन बात करेंगे न्याय सिद्धांत के बारे में। तो राज्य द्वारा संसाधनों का योग्यता अनुसार वितरण, दंड नीति के नियमों का पालन और अनुचित व्यवहार को निर्देशित करना ही न्याय है। यानी पहली चीज है वो है राज्य द्वारा संसाधनों का योग्यता के अनुसार वितरण। सबसे बड़ी जो राज्य के लिए जो व्यवस्था बनानी होती है तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है कि लोगों के सामने जो है किस प्रकार से लोगों के अंदर जो संसाधनों का वितरण हो। किसका? संसाधनों। इन संसाधनों से ही समानता का जो आदर्श है वो जो है फलीभूत होता है। यानी जब शासक, न्याय क्या है, तो न्याय के बारे में कौटिल्य ने यह बात बताई कि जो राज्य द्वारा जो संसाधनों का योग्यता के अनुसार वितरण, अब जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता होगी उसको उसी प्रकार का जो है कार्य करने की स्वतंत्रता, और वो कार्य करेगा, अपनी आर्थिक गतिविधियां संचालित करेगा, तो उससे जो है उसकी अपना जो जीवन है वो चल सकेगा। फिर दंड नीति के नियमों का पालन, हर एक राज्य की अपनी दंड नीति होती है, यानी जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं राज्य के सिद्धांतों के, उसके अंदर दंड नीति यानी राज्य के लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कैसे उन पर नियंत्रण रखा जाएगा, और कैसे सभी के लिए जो है स्वतंत्रता और समानता की जो स्थिति है वो लाई जाएगी। इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम या उस व्यवस्था के लिए जो है नियमों का होना जरूरी है। तो दंड नीति के जो नियम है उन नियमों के अनुसार जो है उनका पालन करना। फिर है अनुचित व्यवहार को निर्देशित करना। तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें दोस्तों यहाँ कौटिल्य ने बताई है। पहली तो यह कि योग्यता के अनुसार जो राज्य है वो संसाधनों का वितरण करेगा। जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का जो है वातावरण चाहिए उसको उस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए, और उसको उस प्रकार के जो है संसाधन मिलने चाहिए ताकि उसकी जीवन है, उसकी जिंदगी है, आसानी से चल सके। अब बात आई दूसरी कि दंड नीति के नियमों का पालन। अगर दंड नीति के नियमों का पालन अच्छी तरह से होगा तो राज्य के अंदर एक व्यवस्था बनी रहेगी, एक सुशासन बना रहेगा और एक आदर्श व्यवस्था बनी रहेगी। तो उसके लिए जो है दंड नीति के जो नियम है उन नियमों के अनुसार है वो शासन और प्रशासन चलेगा। फिर जो तीसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति उस दंड नीति के नियमों का पालन नहीं करता है, दंड नीति के नियमों का पालन अगर नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से जो है सजा दी जाए ताकि उसका जो व्यवहार है वो असंतुलित है, उसको संतुलित किया जाए और उस व्यवहार को निर्देशित किया, ताकि क्या वो व्यक्ति नियंत्रण में रहे, निर्देशित रहे और जो है दंड नीति के नियमों का पालन करता रहे। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए जो है दंड की व्यवस्था भी होगी। यानी निर्देशित करना किसको? अनुचित व्यवहार को। अगर कोई व्यक्ति किसी का हक मारता है, या ये हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को तंग करता है, उसके लिए समस्याएं पैदा करता है, उसके प्रति हिंसा अपनाता है, तो उस व्यक्ति को राज्य है वो किस प्रकार से नियंत्रित करेगा, तो वो न्याय है। तो तीन चीजें हमारे सामने आ गई। एक है राज्य संसाधनों का योग्यता के अनुसार वितरण करेगा, दंड नीति के नियमों का पालन करवाएगा और अनुचित व्यवहार को निर्देशित करेगा। तीन चीजें। फिर है न्यायालयों का न्यायिक शक्ति राजा में निहित न होकर राज्य नामक संस्था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां जो न्यायिक शक्ति है वो किसी व्यक्ति के अंदर निहित नहीं बताई। कौटिल्य ने क्या बताया कि किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो निहित नहीं होगी, वो होगी सिर्फ राज्य नामक संस्था के, यानी संस्थागत न्याय की बात करिए। किसकी? इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं संस्थागत न्याय। संस्थागत न्याय यानी राज्य के प्रशासन के अंदर सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा जो पद होगा वो राजा का होगा, और वो न्यायिक उत्तरा जो है न्यायिक प्रणाली का पूरा कर्ता धर्ता होगा।
लेकिन वो व्यक्ति उस पद पर है इसीलिए वो न्यायिक कार्य करेगा। यानी जितने भी न्यायिक शक्तियां हैं वो किसको दी गई? राज्य नामक संस्था को दी गई, यानी संस्थागत न्याय की बात करी गई, एक न्यायिक व्यवस्था की बात करी गई। फिर न्यायालयों का संगठन बताया इन्होंने, कैसे कि कौटिल्य ने न्यायालयों के व्यवस्थित और संगठित रूप पर बल दिया। आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि इन्होंने कितने प्रकार के जो है, 2 प्रकार के जो न्यायालय भी बताए थे, उसमें किस किस प्रकार के जो है मामले चलते थे, वो अब इसके बाद बात करेंगे। लेकिन एक संस्थागत और एक ढांचागत न्याय की बात करी थी, वो कौटिल्य ने करी थी। अब है न्यायालयों का दायित्व क्या होगा। अब न्यायालय है तो न्यायालय की जो है कार्यप्रणाली कैसे रहेगी, वो कौन कौन से कार्य करेगा और कैसे न्याय देगा। तो सबसे पहला है लोगों के अधिकारों की रक्षा। देखो, राज्य का बुनियादी कार्य यही है। बुनियादी कार्य कौन सा? बुनियादी, यानी जो मूल तत्व है राज्य का वो यही है कि वो लोगों के जो है अधिकार है उनकी रक्षा के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करेगा। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उनकी रक्षा निश्चित की जाएगी, तभी लोग हैं उस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे। तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसका है? न्यायालयों का। फिर है श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित करना। श्रेष्ठ शासन यानी सुशासन कह सकते हैं, यानी शासन का एक ऐसा प्रकार जो अपने नागरिकों के लिए इस प्रकार से व्यवस्था का निर्माण करे कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो और अधिक से अधिक लोग हैं उस व्यवस्था के साथ अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़े रहे। तो श्रेष्ठ शासन यानी सुशासन के जो लाभ होते हैं वो सुनिश्चित हो। अब राज्य के जितने भी बनाई गई योजनाएं हैं, या हो सकता है कि राज्य के बनाई गई जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं और योजनाओं का जो फायदा है वो किन को मिले? सभी लोगों को मिले। श्रेष्ठ शासन का फायदा, सुशासन का फायदा है राज्य के प्रत्येक नागरिक को कैसे मिले, ये संभव कौन करेगा? न्यायालय करेगा। ये दायित्व किसका? न्यायालय का। फिर है व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत, आधिकारिक अथवा व्यवसायिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए उन्हें सुनिश्चित दंड देना। देखो 3 चीजें आई है। व्यक्ति है उसकी एक तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल चीज, फिर आधिकारिक, फिर व्यवसायिक, यानी एक व्यक्ति जिसका कोई अधिकार ही नहीं है, उस अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड कौन देगा? राज्य। अगर व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा है तो दंड कौन देगा? राज्य। अगर कोई व्यक्ति कोई व्यवसायिक कार्य करता है और उसमें कोई अड़चन पैदा होती है तो उसके लिए जो है न्याय की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य। तो जो व्यवसायिक कार्यों के अंदर आधिकारिक मामलों में या व्यक्तिगत मामलों में अगर कोई अधिकारों का हनन करता है कोई व्यक्ति या कोई संस्था, तो उसको दंड देने का अधिकार है वो जो किसका है? न्यायालयों का है। फिर है न्यायालयों के प्रकार कितने बताए, तो कौटिल्य ने यहां 2 प्रकार के न्यायालयों की बात करी। एक है धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय का मतलब है दीवानी मामले, यानी दीवानी प्रकार के जितने भी मामले हैं वो धर्मस्थीय नामक न्यायालय में सुने जाते थे। उसमें कौन कौन से जो है वाद होते थे, तो उसमें एक तो चोरी, डकैती, विवाह, संबंध विच्छेद, जासूसी, संपत्ति से संबंधित अधिकार जो है, उत्तराधिकार, संघर्ष आपस में अगर घरों परिवारों में होता वो, फिर ऋण से संबंधित यानी लेन देन से संबंधित, फिर क्रय विक्रय यानी कोई वस्तु खरीदना, कोई वस्तु बेचना, उसके अंदर अगर कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए जुआ, अगर कोई जुआ खेलता है या मान लो जुआ की जो प्रणाली है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, या कोई जुआरी है तो उसको सुधारने के लिए भी जो है जिन न्यायालयों के अंदर जो है कार्रवाई चलती थी वो धर्मस्थीय कहे जाते। धोखाधड़ी, जुआ, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अगर मान लो कोई राज्य की वस्तु है, जैसे कोई सार्वजनिक स्तर कोई पेयजल की व्यवस्था है, कोई जो है सार्वजनिक मार्ग की व्यवस्था है, उसके अंदर कोई व्यवधान डालता है, उसके अंदर कोई व्यक्ति व्यवधान डालता है, तो उस व्यक्ति को जो है नियंत्रित करने के लिए, उसको दंड देने के लिए जो है कौन कार्य करेगा? न्यायालय कार्य करेगा। और न्यायालय कौन सा होगा? धर्मस्थीय। तो इसके अंदर धर्मस्थीय न्यायालय के अंदर दीवानी मामले, दीवानी के अंदर चोरी, डकैती, विवाह विच्छेद, जासूसी, जो है उत्तराधिकार संबंधित जो है विवाद, संपत्ति से संबंधित विवाद, क्रय विक्रय से संबंधित यानी खरीदने बेचने से संबंधित, धोखाधड़ी से संबंधित, जुए से संबंधित, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित आदि जो मामले हैं वो धर्मस्थीय न्यायालय के अंदर सुने जाते थे।
फिर है दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। दूसरा, पहला था धर्म स्थिर, दूसरा है कंटक शोधन। इसको फौजदारी न्यायालय भी कहते हैं। नाम से भी है जो इसका मालूम पड़ता है कि कंटक शोधन यानी कांटा निकालना, यानी एक प्रकार से जो है सुधारना। तो हत्या, झगड़े, मारकाट, राजकीय अधिकारियों के द्वारा प्रजा के प्रति किए गए अपराध, यानी जो सरकारी अधिकारी होते थे या जो कर्मचारी होते थे राजाओं के, वो अगर कोई अपराध करते जनता के प्रति तो वो उस प्रकार के अपराध। और राजद्रोह, यानी कोई व्यक्ति, कोई दरबारी, कोई मंत्री, या यूं कह सकते हैं कोई भी जो है उस राज्य का नागरिक, अगर वो राज्य के विरुद्ध, उस राज्य के विरुद्ध, जिस राज्य का वो निवासी है उस राज्य के विरुद्ध कोई अकृत्य करता या कोई असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होता, तो उस व्यक्ति को जो है कंटक शोधन न्यायालय के अंदर जो है दंड दिया जाता था। तो इसके अंदर फौजदारी मामलों में हत्या, झगड़े, मारपीट, राजकीय अधिकारियों के द्वारा जो प्रजा के प्रति जो अपराध किए जाते हैं वो, और राजद्रोह से संबंधित मामले हैं वो आपके कंटक शोधन जो है न्यायालय में सुने जाते थे, यानी फौजदारी। तो पहले के अंदर आपके दीवानी मामले जिसको आप धर्मस्थी बोलते हैं, और दूसरा है कंटक शोधन, इसके अंदर फौजदारी मामले। फिर है दंड का सिद्धांत, यानी दंड है किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। तो पहला है दंड अत्यधिक तीक्ष्ण नहीं या मृदु नहीं होना चाहिए। पहली चीज कौटिल्य ने यह बताई है कि जो दंड है, जो दंड देने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर जो दंड दिया जाएगा वो इतना भी कम नहीं हो कि कोई और व्यक्ति जो है ऐसे अपराध आसानी से कर सके, और इतना भी ज्यादा नहीं हो कि उस व्यक्ति को जितना अपराध किया ही नहीं है उसे बहुत अधिक दंड मिल जाए, ताकि ये भी एक गलत संदेश है जो समाज के अंदर जाता है। तो दंड कैसा होना चाहिए? अत्यधिक तीक्ष्ण, यानी अत्यधिक जो है अधिक भी नहीं होना चाहिए, अधिक खतरनाक भी नहीं होना चाहिए, और अधिक मृदु यानी बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। एक संतुलित प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा है केवल अपराधी को ही दंड दिया जाए। महत्वपूर्ण चीज यही है। वर्तमान की न्याय व्यवस्था के अंदर भी आप देखोगे तो कई बार जो है व्यक्ति अगर अपराध करता भी नहीं है फिर भी सजा भोग लेता है, और कई बार ये होता है कि अपराधी छूट जाता है। तो उस समय इन्होंने बताया कि कौटिल्य ने कि जो दंड है वो अपराधी को ही दिया जाएगा, मात्र संदेह या शक के आधार पर किसी जो है व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दंड भेदभाव रहित दिया जाए। दंड देने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर राजा का पुत्र भी अगर पुत्र ने भी अगर गलती करी है तो जिस समय राजा न्याय करेगा उस समय उसके सामने पुत्र नहीं आएगा, यानी वो भेदभाव रहित दंड की व्यवस्था करेगा। ऐसी बात किसने बताई? कौटिल्य ने। यानी दंड भेदभाव रहित हो। फिर है समान अपराध के लिए समान दंड दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जिस प्रकार का, जिस प्रकृति का जो अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसको उसी प्रकार का है जो दंड मिलना चाहिए। जिस प्रकार का जो कृत्य किया है उसी कृत्य के अनुसार उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। फिर है दंड का निर्धारण निश्चित प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए। अब दंड के निर्धारण के लिए प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया जो है इन्होंने बताया कि जो सर्वोच्च अधिकारी होता है न्यायिक वो राजा होगा। उस राजा के अधीन जितने भी मंत्री, अमात्य या हो सकते हैं उनके न्यायिक अधिकारी, वो सभी लोग राजा के अधीन रहते हुए न्याय व्यवस्था का संचालन करेंगे। यानी पूरी व्यवस्था होगी जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होगा। फिर समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाए। अगर मान लो दो व्यक्ति है और अलग अलग जगह अपराध किया और एक ही शरीर का अपराध किया है तो उसको एक ही प्रकार का जो है दंड मिलेगा, यानी किसी को कम या किसी को ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। तो बेसिक से 5 सिद्धांत थे दंड के। फिर है दंड की प्रकृति। अब किस किस प्रकार से जो है दंड दिए जाएंगे? पहला है प्रतीकात्मक, यानी दंड के द्वारा अपराधी द्वारा किए गए कृत्य का प्रतिशोध लेना। यह बहुत ही कड़क दंड हुआ, यानी उस व्यक्ति को इस प्रकार का दंड दिया जाता कि जैसा उसने गलती करी है उसको दुनिया के सामने लाके, लोगों के सामने चौराहे पे लाके उसी प्रकार का दंड देते, ताकि उसको देखकर और कोई लोगों के मन में जो अपराध करने की भावना है वो शांत हो जाए। यानी समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा जो है ये दंड था प्रतीकात्मक, यानी जितना उसने अपराध किया उसके प्रतिशोध के रूप में उसको उतना ही दुख देना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी की एक अंगुली तोड़ दी तो उस व्यक्ति को भी बुला के सबके सामने उसी की वो अंगुली तोड़ी जाती, ताकि दुनिया के अंदर ये
जो है एक भावना चली जाए, लोगों के अंदर ये एक इस प्रकार का भाव चला जाए कि अगर अपना अपराध करेंगे तो हमें उसी प्रकार का जो है दंड दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि ये एक व्यवस्था सुधार के लिए, एक समाज सुधार के लिए बहुत अच्छी चीज थी, ताकि क्या कि प्रतीकात्मक रूप से लोगों को डर लगता था, लोगों के मन में भय बैठ जाता था कि हमें किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरा है निवारक। दंड के माध्यम से लोगों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि लोग अपराध में लिप्त होने का साहस नहीं कर सकते। वो यही बात है कि उस व्यक्ति को सभी के सामने लाकर इस प्रकार से जो है दंड देना, ताकि जिस और भी कोई व्यक्ति है, कोई नागरिक है, वो सोच भी नहीं सके, कोई साहस या हिम्मत ही नहीं कर सके कि मैं भी कोई अपराध करूं। फिर है सुधारात्मक दंड। दंड के माध्यम से अपराधी को उसके आचरण में सुधार करने का अवसर प्रदान कर। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वो मामूली किस्म का अपराध है, तो उस व्यक्ति को सुधरने का मौका मिले। कई बार क्या होता है, परिस्थितिजन्य तरीके से जो है अपराध हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को अनजाने में अगर कोई अपराध हुआ तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए सुधरने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि क्या कि लोग अपने आप को सुधार सके। फिर है कर व्यवस्था। अब कर व्यवस्था कैसी बताई है, यानी वस्तुओं की 3 श्रेणियां बताई है कौटिल्य ने, एक बाह्य, एक अभ्यंतर और एक आतिथ्य। बाह्य का मतलब बाहर से आयात की जाने वाली, यानी जो चीजें बाहर से लाई जाती थी। अभ्यंतर का मतलब है सीमा रेखा के अंदर बनी वस्तुएं, जो वस्तुएं उस राज्य के अंदर ही निर्मित होती थी उसको अभ्यंतर कहा जाता। और आतिथ्य, आतिथ्य का मतलब है कोई दान के रूप में, उपहार के रूप में, या विदेश से कोई संबंध स्थापित करने के रूप में जो कोई चीज मिलती है, कोई वस्तु मिलती है, उसको आतिथ्य कहा जाता था। फिर इन पे जो कर लगते थे वो 2 प्रकार के कर थे। एक तो था आयात कर, जिसको प्रवेशी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्रवेशी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार कंपटीशन के प्रश्न में आया है। यानी प्रवेशीय यानी बाहर से, जिसको बोलते हैं आयात कर। फिर दूसरा है निर्यात कर, यानी एक्सपोर्ट टैक्स है, वो इसको निष्क्राम्य बोला जाता। क्या बोला जाता? निष्क्राम्य। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।